हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी। जैसा पता है कि हम यहाँ पे डिस्कस करें आपके लीगल एप्टीट्यूड से रिलेटेड एमसीक्यू को। ऑलरेडी हम कई क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। याद रखिए, यहाँ जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं वो चूंकि टॉपिक वाइज हम डिस्कस करें, इसलिए वन बाय वन करके सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अभी हमारा पहला टॉपिक है भारतीय संविधान। तो याद रखिए, इसमें जो भी क्वेश्चन आएंगे, आप चाहे LLB के लिए अप्लाई कर रखे हो या फिर BA LLB के लिए, चाहे आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए हो या किसी स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए, ये कॉमन टॉपिक होता है जो हर जगह पूछा जाता है। इसलिए आप सभी के लिए क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो आइए एक एक क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस करना शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राज्य सूची, क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि राज्य सूची में कितने विषय होते हैं। तो याद रखिएगा, राज्य सूची में जो टोटल विषय होते हैं वो 66, और 66 देखिए है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारे यहाँ सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। तो याद रखिएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे सैयद अफजल अली, और सैयद अफजल अली देखिए आए हैं ऑप्शन नंबर डी में, तो हमारे यहाँ पे डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत का ढांचा संघात्मक है किंतु उसकी आत्मा एकात्मक है, यह कथन किसका है। तो याद रखिएगा, यह जो कथन है कि भारत का ढांचा संघात्मक है किंतु उसकी आत्मा एकात्मक है, यह कथन है MV पायली की, और MV पायली देखिए आए हैं ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारे यहाँ ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 13 से संबंधित नहीं है। देखिए ऑप्शन ए में कह रहा है पृथक्करणिकता का सिद्धांत, ऑप्शन बी में है अधित्याद का सिद्धांत, ऑप्शन सी में है तत्व व सार का सिद्धांत, और ऑप्शन डी में है आच्छादन का सिद्धांत। तो याद देखिए, इन चारों में जो अनुच्छेद 13 से संबंधित नहीं है वो है तत्व और सार का सिद्धांत, और तत्व और सार का सिद्धांत देखिए है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारे यहाँ सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा, अगर यही क्वेश्चन यह होता कि अनुच्छेद 13 से संबंधित कौन सा सिद्धांत है, संविधान सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 13 से संबंधित है, अगर पूछता तो हमारा ऑप्शन ए, बी और डी तीनों सही होते। ठीक, फिर आ जाएंगे, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मूल अधिकारों के असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया जाता है। तो याद रखिएगा, मूल अधिकारों के असंगत या उनके अल्पीकरण करने वाली विधियों को जिस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया जाता है वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 13 है, और अनुच्छेद 13 की बात देखिए है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ बी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो याद रखिएगा, नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो हमारा ए नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है। आपको याद रखना है कि भारत में केंद्र शासित राज्यों की जो संख्या है वो टोटल 8 है, और 8 देखिए है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारे यहाँ सी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आइए आ जाते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित करने का अधिकार किसका है। तो याद रखिएगा, राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित करने का जो अधिकार है वो राज्यपाल के पास है, और राज्यपाल देखिए है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ बी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार केंद्र सरकार नए राज्यों का गठन कर सकती है। तो याद रखिएगा, संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अनुसार केंद्र सरकार नए राज्यों का गठन कर सकती है वह है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3, और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 देखिए आया है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है। तो याद रखिएगा, वित्त आयोग की जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करता है, और राष्ट्रपति देखिए है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारे यहाँ सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 12 के प्रयोजनों के लिए राज्य की परिभाषा में आता है। तो हमारा देखिए क्वेश्चन, भारत संचार निगम लिमिटेड, ये जो भारत संचार निगम लिमिटेड है ये अनुच्छेद 12 के प्रयोजनों के लिए राज्य की परिभाषा में आता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 में परिभाषित राज्य शब्द के अंतर्गत आता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में जो परिभाषित किया गया है राज्य शब्द इसके अंतर्गत आता है, तो क्या आता है।
तो वो आता है भारतीय जीवन बीमा निगम, और भारतीय जीवन बीमा निगम की बात देखिए है ऑप्शन नंबर ए में। तो हमारा ए नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 में परिभाषित राज्य शब्द के अंतर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम आता है। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है, जो ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष होता है उसका कार्यकाल कितना होता है? तो याद रखिएगा वो होता है 5 वर्ष का। 5 वर्ष देखिए है ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारा यहाँ बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से किस विषय से 73वें संविधान संशोधन का संबंध था? तो याद रखिएगा वह विषय जिसका संबंध 73वें संविधान संशोधन से था वह विषय है पंचायती राज, और पंचायती राज देखिए है ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारे यहाँ बी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि पंचायती राज का संबंध जो है 73वें संविधान संशोधन से था। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में निम्न में से कौन सा राज्य नहीं है? तो आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में निम्न में से जो कह रहा है कि कौन सा राज्य नहीं है, तो वो है राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। ये जो आता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में 12 के अंतर्गत राज्य की कैटेगरी में नहीं आता, राज्य के अंतर्गत नहीं आता। ठीक, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, अगर ये होता कौन आता है, तो जो हमारा है पहला है ऑप्शन इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये भी आता है, और साथ साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये भी आता है, और साथ साथ वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद ये भी उसके अंतर्गत आता है, लेकिन राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ये नहीं आता है। ठीक, फिर आ जाएंगे देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद ग्राम पंचायतों की स्थापना के लिए सबसे पहले कानून बनाने वाला राज्य, तो इसका मतलब कि स्वतंत्रता प्राप्त के बाद ग्राम पंचायतों की स्थापना के लिए सबसे पहले कानून बनाने वाला राज्य वो कौन सा था, हमें उसका नाम बताना है। तो याद रखिए वो राज्य है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश दिखा है ऑप्शन नंबर डी में। तो हमारे यहाँ डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद ग्राम पंचायतों की स्थापना के लिए सबसे पहले कानून बनाने वाला जो राज्य था वो उत्तर प्रदेश था। ठीक, फिर आ जाएंगे देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था में एक रूपता लाने के लिए संविधान में कौन सा संशोधन किया गया? तो याद रखिएगा पंचायती राज व्यवस्था में एक रूपता लाने के लिए संविधान में जो संशोधन किया गया था वो किया गया था 73वां, और 73वें की बात देखिए है ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारे यहाँ सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सही उत्तर को इंगित कीजिए। संविधान के अनुच्छेद 12 में दी गई राज्य पद की परिभाषा निम्नलिखित में के संदर्भ में सुसंगत है। तो इसका मतलब कि कौन सा सही है, हमें ये बताना है। तो आपको याद रखना है कि संविधान के अनुच्छेद 12 में दी गई राज्य पद की जो परिभाषा दी गई है वो संविधान के केवल भाग 3 और भाग 4 में दी गई। भाग 3 और 4 में दोनों दी गई है, और इसमें ऑप्शन ए में है केवल 3, तो केवल 3 में नहीं है, न तो केवल 4 में है, न तो संपूर्ण पूरे संविधान में ही है, बल्कि 3 और 4 दोनों में है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पंचायत राज अधिनियम में संशोधन के बाद कितनी जनसंख्या पर ग्राम पंचायत की व्यवस्था का प्रावधान किया गया? तो आपको याद रखना है कि पंचायती राज अधिनियम में संशोधन के बाद 5000 की जनसंख्या पर ग्राम पंचायतों की व्यवस्था का प्रावधान किया गया। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ग्राम पंचायत के चुनाव की व्यवस्था कौन करता है? तो याद रखिए ग्राम पंचायत चुनाव की जो व्यवस्था करता है वो करता है राज्य चुनाव आयोग, और राज्य चुनाव आयोग देखिए आया है ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारे यहाँ सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि न्याय पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो याद रखिएगा न्याय पंचायत का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष दिखा है ऑप्शन नंबर यहाँ सी। तो हमारे यहाँ सी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन में आते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में योजना बनाने, संपादन करने और क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी निम्न में से किसकी है? तो इसका मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो है इसमें आयोग बनाने, उसका संपादन करने, उसको क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी किसको दी गई है? ये किसकी जिम्मेदारी है? तो जानते रहिएगा ये जिम्मेदारी है जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का, और जिला ग्रामीण विकास अभिकरण दिखे है ऑप्शन नंबर डी में। तो हमारे यहाँ डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण
ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में योजना बनाने, संपादन करने और क्रियान्वयन करने की जो जिम्मेदारी है वो जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का है। ठीक, फिर आ जाएंगे, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राज्य की परिधि में नहीं आता है। तो राज्य की परिधि में कौन सा चीज नहीं आता है? तो याद रखिएगा, जो राज्य की जो परिधि होता है उसमें एक भगवान की मूर्ति जो है ना, ये नहीं आती। इन चारों की बात करें ऑप्शन में, तो एक भगवान की मूर्ति जो है राज्य की परिधि में नहीं आता, और बाकी केंद्र सरकार ये आती है, राज्य सरकार ये भी आती है, पटना विश्वविद्यालय ये भी क्या है, आता है, ये विश्वविद्यालय भी आते हैं, लेकिन एक भगवान की मूर्ति अगर कहीं पे है ना तो राज्य की परिधि में वो नहीं आता। फिर देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज्य की स्थापना किस प्रदेश में हुई थी? तो याद रखिएगा, भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज्य की जो व्यवस्था जो स्थापना जो हुई थी वो हुई थी आपका राजस्थान में, और राजस्थान देखिए है ऑप्शन नंबर हमारा ये सी में आया है, तो हमारा यहाँ सी राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज्य की स्थापना राजस्थान में हुई थी। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो याद रखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए जो आरक्षण की जो प्रतिशत की जो व्यवस्था की गई है वो की गई है 33%, और 33% देखिए है ऑप्शन नंबर डी में, तो हमारे यहाँ डी राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पंचायत विधि अधिनियम किस सन में पारित हुआ? तो याद रखिए, उत्तर प्रदेश पंचायत विधि अधिनियम जो पारित हुआ था ये आपका हुआ था सन 1994 में, और 1994 की बात देखिए है ऑप्शन नंबर डी में, तो हमारे यहाँ डी राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रहना है कि उत्तर प्रदेश पंचायत विधि अधिनियम जो था पारित हुआ था सन 1994 में हुआ था। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार निम्न में से किस राज्य में है? एक बार और क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने के लिए और उसे सजा देने का अधिकार निम्न में से किस राज्य के पास है? तो जानते रहेगा वह राज्य है बिहार। बिहार के पास जानती है ये अधिकार है कि वह न्याय पंचायतों को किसी पंचायती राज व्यवस्था में इसको अधिकार है कि वह किसी को बंदी बनाए जाने के लिए और उसको सजा देने का अधिकार इसके पास है। ठीक, फिर आ जाएंगे, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन रीति रिवाजों की कोटि में आता है? तो रीति रिवाजों की कोटि में कौन आता है? देखिए ऑप्शन ए में है राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली, या फिर ऑप्शन बी में है मंत्रियों का लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व, या फिर ऑप्शन सी में है लोकसभा का कार्यकाल, या ऑप्शन डी में है सर्वोच्च न्यायालय में एक मुस्लिम जज की नियुक्ति। तो याद रखिएगा, इन चारों ऑप्शन की बात करें, इनमें से जो रीति रिवाजों की कोटि में आता है वह है सर्वोच्च न्यायालय में एक मुस्लिम जज की नियुक्ति, जो है ये रीति रिवाज की कैटेगरी में आता है। ठीक, ये चला आ रहा है बहुत पहले से। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संविधान के रिवाज पदबंध की रचना किसने की? तो याद रखिएगा, संविधान के रिवाज पदबंध की जो रचना की है वह किया है एवी डायसी ने संविधान के रिवाज पदबंधन की रचना की है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो डी हो गया है राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि संविधान के रिवाज पदबंध की रचना जो है एवी डायसी ने किया है। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि संविधान संशोधन का बिल संघीय व्यवस्था को प्रभावित करता है तो संसद के पास होने के बाद उसे कितने राज्य की विधानसभाओं से संतुष्ट होना जरूरी है? एक बार फिर क्वेश्चन को देख लीजिए। यदि संविधान संशोधन का बिल संघीय व्यवस्था को प्रभावित करता है तो संसद से पास होने के बाद उसे कितने राज्यों की विधानसभाओं से संतुष्ट होना जरूरी है? तो जानते रहेगा आधे राज्यों से संतुष्ट होना जरूरी है, तब जाकर वो कानून का रूप लेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा जो बी होगा, बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संविधान संशोधन का बिल राष्ट्रपति की अनुमति को भेजा जाता है तो वह क्या करता है? इसका जो संविधान संशोधन का जो बिल राष्ट्रपति की अनुमति के लेने के लिए भेजा जाता है, मतलब जो भी संविधान संशोधन के लिए जो बिल पास किए जाते हैं, बिल पास करने के बाद उसको जो भेजा जाता है राष्ट्रपति के पास, तो वो क्या करते हैं राष्ट्रपति?
देखिए ऑप्शन ए में क्या है, उसे अनुमति दे देगा, मतलब अगर कोई संविधान संशोधन बिल पास होकर राष्ट्रपति के पास जाता है अनुमति के उसमें फाइनल क्या सिग्नेचर करने के लिए, तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, उसे अनुमति दे देंगे, या फिर उसे अस्वीकार कर सकते हैं, या फिर संसद को अपने सुझावों के साथ पुनर्विचार हेतु वापस कर सकते हैं, या फिर परामर्श हेतु सर्वोच्च न्यायालय को भेज सकते हैं। तो याद रखिएगा, संविधान संशोधन का बिल राष्ट्रपति की अनुमति के लिए जब भेजा जाता है तो वो उसे अनुमति दे देते हैं। ठीक, उसको अनुमति देने का इनका काम होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा जो ए होता है, ए नंबर को यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। अब आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 12 में दी गई राज्य शब्द की परिभाषा लागू होती है। तो ये पहले ही क्वेश्चन आ चुका है कि अनुच्छेद 12 में दी गई राज्य शब्द की जो परिभाषा जो दी गई है वो अनुच्छेद जो होता है संविधान के अनुच्छेद के भाग 3 और 4 में दी गई है। और संविधान के भाग 3 और 4 की बात देखिए पहले ही ऑप्शन में आ गया है, तो हमारा ये पहला ही राइट हो जाएगा। अब नीचे देखने की जरूरत, केवल 3 में नहीं है ना तो केवल 4 में है, और इनमें से ये भी गलत है। ठीक, इस पहले भी 2-3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि संविधान के अनुच्छेद 12 में दी गई राज्य शब्द की परिभाषा लागू होती है, कहां होती है, संविधान के भाग 3 और 4 में। ठीक, फिर आ जाएंगे, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया कैसी है। तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान की जो संशोधन जो प्रक्रिया है वह सरल एवं कठोर दोनों है, और सरल एवं कठोर देखिए दोनों आए हैं ऑप्शन नंबर डी में, तो हमारा डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है भारतीय संविधान की जो संशोधन जो प्रक्रिया है वो सरल और कठोर दोनों है। फिर देखिए आ जाएंगे, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों से कितने बहुमत से पास होना चाहिए। तो याद रखिएगा, संविधान संशोधन विधेयक जो होता है संसद के दोनों सदनों से स्पष्ट एवं 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए, और स्पष्ट एवं 2/3 देखिए आया है ऑप्शन नंबर डी में, तो हमारे यहाँ डी राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों से, याद रखिएगा, स्पष्ट एवं 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। फिर आ जाएंगे हमारा, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन ने केंद्र व राज्यों के मंत्रिपरिषदों की सदस्य संख्या पर सीमा लगाई है। तो याद रखिएगा, वह संवैधानिक संशोधन जिसने केंद्र व राज्य के मंत्रिपरिषदों की सदस्य संख्या पर जो सीमा लगा रखी है, रोक लगा रखी है, वह है 2003 का 91वां क्या है संशोधन। और देखिए यहाँ है 2003 का 91वां जो था हमारा ये संशोधन है। इसके अकॉर्डिंग इसने क्या रखा है, सीमा लगा रखी है केंद्र व राज्य के मंत्रिपरिषदों की संख्या पर। ठीक, फिर आ जाएंगे, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मूल अधिकारों के प्रयोजन के लिए शब्द राज्य में सम्मिलित नहीं है। तो मूल अधिकारों के प्रयोजन के लिए जो शब्द राज्य है इसमें सम्मिलित नहीं है, तो क्या सम्मिलित नहीं है, याद रखिएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज़ जो है, जिसे हम संवैधानिक एवं संसदीय विषयों का अध्ययन संस्थान कहते हैं, यह सम्मिलित नहीं है। और सम्मिलित कौन है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय ये भी सम्मिलित है, भारतीय जीवन बीमा निगम ये भी सम्मिलित है, और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड ये भी सम्मिलित है। लेकिन सम्मिलित कौन सा नहीं है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री स्टडी, जिसे हम हिंदी में संवैधानिक एवं संसदीय विषयों का अध्ययन संस्थान कहते हैं। ठीक, ये सम्मिलित नहीं है। देखिए आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने कहा कि इस संविधान सभा ने इस संविधान पर अंतिमता व त्रुटिहीनता की मुहर नहीं लगाई है। तो याद रखिएगा, इस बात को कहा था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने कहा था कि इस संविधान सभा ने इस संविधान पर अंतिमता व त्रुटिहीनता की मुहर नहीं लगाई है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसको हम राइट आंसर मान लेंगे। फिर आ जाएंगे, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि संविधान में कोई ऐसा संशोधन नहीं किया जा सकता जो उसके आमूल ढांचे को बदल दे या उसको बिगाड़ दे। वह केस या फिर वह मुकदमा जो था वह था 1973 का केशवानंद भारतीय केस। ये जो केस था इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि संविधान में कोई ऐसा संशोधन नहीं किया जा सकता जो कि उसके आमूल ढांचे को बदल दे या फिर उसको बिगाड़ दे। ठीक, और ये कौन सा केस था, 1973 का केशवानंद भारती केस। ठीक, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे हम अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद विधायी कार्यों के न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करता है। तो जानते रहिएगा, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो विधायी कार्यों के न्यायिक
पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करता है वह है अनुच्छेद 13, और अनुच्छेद 13 लिखा है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारे यहाँ ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 13 के 2 में वर्णित विधि पद में सम्मिलित नहीं है। तो याद रखिएगा संविधान का जो संशोधन है ना, संविधान का संशोधन अनुच्छेद 13(2) में वर्णित विधि पद में सम्मिलित नहीं है, और संविधान का संशोधन की बात देखिए है ऑप्शन नंबर डी में, तो हमारे यहाँ डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे हमारा अगला क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री अपने आप में एक पृथक वर्ग का गठन करता है, यह कथन किया गया है। तो किसके ये कथन जो है किसके द्वारा किया गया है? तो याद रखिए यह जो कथन किया गया कि प्रधानमंत्री अपने आप में एक पृथक वर्ग गठन करता है, यह किया गया पीवी शास्त्री बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में। तो पीवी शास्त्री बनाम यूनियन ऑफ इंडिया जो केस था इसमें किया गया था, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो यहाँ डी होगा, हम डी को क्लिक कर देंगे। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गलत उत्तर को इंगित कीजिए। तो इसमें जो गलत उत्तर है हमें वो बताना है। अब देखिए इसमें ऑप्शन के देखिए हमारा ऑप्शन क्या दिया रहा है इसमें कि संविधान के अनुच्छेद 14 का लाभ किसे मिलता है। अब शायद ये पूछ रहा है, यहाँ क्वेश्चन कुछ यह कहना चाह रहा है कि जो संविधान का अनुच्छेद 14 है, उस अनुच्छेद 14 का जो कानून है, जो उसमें वर्णित किया गया है, उसका जो लाभ किसको मिलता है। पहले देखिए ऑप्शन है भारत में रह रहे विदेशियों को प्राप्त होता है, या फिर ऑप्शन बी में है एक प्राइवेट कंपनी को प्राप्त होता है, या ऑप्शन सी में है एक प्राइवेट कंपनी के विरुद्ध प्राप्त है, या फिर ऑप्शन डी में है भारत के संघ के विरुद्ध प्राप्त है। तो याद रखिएगा संविधान के अनुच्छेद 14 का जो लाभ है ना, वो किसको किसको है। तो याद रखिएगा वो भारत में रह रहे विदेशियों को भी प्राप्त है, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद एक प्राइवेट कंपनी को भी प्राप्त है, ये भी हमारा ऑप्शन सही है, और भारत संघ के विरुद्ध भी प्राप्त है, ये भी है। लेकिन हमारा जो ऑप्शन सी है कि एक प्राइवेट कंपनी के विरुद्ध प्राप्त है, ये हमारा ऑप्शन गलत है। इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर यहाँ जो सी होगा ना, हम यहाँ सी नंबर को क्लिक कर देंगे, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन कह रहा था कि इसमें गलत ऑप्शन को चूज करना है, और गलत जो है वो कौन है, वो है ऑप्शन नंबर सी। इसलिए हम सी को यहां पे क्लिक कर देंगे। फिर आ जाएंगे देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह घोषणा किया कि मूल अधिकारों के संशोधन हेतु संविधान सभा आहूत की जानी चाहिए। वह वाद है गोलकनाथ का वाद। जी हाँ, गोलकनाथ का वाद जो है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह घोषणा किया कि मूल अधिकारों के संशोधन हेतु संविधान सभा आहूत की जानी चाहिए। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो ए होगा यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित मूल अधिकारों में से कौन सा सभी व्यक्तियों को उपलब्ध है। तो आपको याद रखना है कि वह मूल अधिकार जो सभी व्यक्तियों को उपलब्ध है या प्राप्त है, वो है समता का अधिकार, और समता का अधिकार देखिए है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे आज अपने लास्ट क्वेश्चन में। हमारा देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अग्रनीत नियम को शक्तिवाह घोषित किया गया। जो अग्रनीत नियम है, इसको शक्तिवाह घोषित किया गया। कहने का मतलब ये है कि अग्रनीत नियम को शक्तिवाह घोषित जो किया गया था, वो किस केस में सुनवाई के दौरान ये किया गया। तो याद रखिए ये है देवदासन बनाम भारत संघ में, देवदासन बनाम भारत संघ में ये किया गया था। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो ए होगा यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। तो मे भी यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर कोई देखिए क्वेश्चन अगर आप पहली बार अगर सारे टॉपिक्स अगर आप देख रहे हैं, तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपको थोड़ा सा अजीब लग रहे हो, या हो सकता है कुछ को समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही हो। तो उसको 2 से 4 बार उसको देखेंगे ना, तो धीरे धीरे वो आपको क्लियर होना शुरू हो जाएगा। तो क्या करते हैं, चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन लेकर आएंगे। आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।